हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, अभी रिसेंट में गर्भपात का मामला बहुत ही न्यूज़ में रहा है। 4 मार्च 2024 को फ्रांस ने उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया। मतलब महिलाएं कभी भी अपने जीवन में गर्भपात करा सकती हैं, अगर वो गर्भ को धारण करती हैं। अर्थात कोई भी महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार सकती है और इसका अधिकार फ्रांस ने दे दिया है, वो भी संवैधानिक अधिकार। इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक माँ अपने पेट में पल रहे बच्चे की जीवन लीला को समाप्त कर सकती है और ऐसा संवैधानिक अधिकार फ्रांस ने 4 मार्च 2024 को दिया है। तो पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। गर्भपात नैतिक है या अनैतिक है, या किन किन मामलों में गर्भपात की इजाजत दी जानी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं दी जानी चाहिए, तो ये पूरा मामला समझेंगे भारत के दृष्टिकोण से भी, विश्व के दृष्टिकोण से भी। और क्या इसमें धार्मिक तत्व हैं, क्या अधार्मिक तत्व हैं, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये सब चीजें समझेंगे। आप पूरा जो है सेशन में बने रहिएगा, पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल जानकारी के पर्सपेक्टिव से भी। तो दोस्तों, फ्रांस पूरे विश्व में पहला देश बना है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। मतलब पूरे विश्व में संवैधानिक अधिकार, गर्भपात को, किसी भी गर्भ को समाप्त करने का अधिकार फ्रांस ने किसी भी महिला को दिया है, वो भी संवैधानिक रूप से। ठीक है, अब गर्भपात क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। गर्भपात दोस्तों, गर्भपात का आशय जानबूझकर किसी महिला के द्वारा गर्भ की समाप्ति से है। मतलब यदि कोई भी महिला जानबूझकर अपने गर्भ की समाप्ति करती है तो वो घटना गर्भपात कहलाती है, जिसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं शुरुआती 28 महीनों मतलब 28 सप्ताह के दौरान जो है गर्भपात का समापन किया जा सकता है। ऐसी गर्भावस्था के चरण में गर्भपात चाहने वाले व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न चिकित्सा प्रक्रिया और दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब गर्भपात को दोस्तों जो है विभिन्न चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से और विभिन्न दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, गर्भपात को किया जा सकता है। ये है दोस्तों 20 सप्ताह का बच्चा, फ्यूटस भ्रूण जिसको कहते हैं, और 20 सप्ताह में इस बच्चे के पूरे अंग लगभग विकसित हो जाते हैं। 4-5 महीने में बच्चे के अंग विकसित हो जाते हैं, बच्चे करवट बदलने लगते हैं, लात हाथ पैर भी चलाने लगते हैं शायद। तो दोस्तों उसमें उसका अवचेतन मन भी विकसित हो जाता है और बच्चे को दर्द की अनुभूति भी होती है। अगर उसको किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के द्वारा, दवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर उसको मारा जाता है तो उसको उसी समान पीड़ा होती है जिस तरीके से हम लोगों को पीड़ा की अनुभूति होती है। तो क्या इस स्थिति में बच्चा इतने सप्ताह का हो जाता है, या इस सप्ताह में भी देखते हैं हम, फ्यूटस 10 सप्ताह में भी देखते हैं, 16 सप्ताह में भी देखते हैं, उसके भीतर चीजें विकसित होने लगती हैं जैसे हम लोगों के भीतर। क्या इस स्थिति में बच्चे को मारने का अधिकार दिया जाना चाहिए? ये अभी मुद्दा है, अभी हम लोग इस पूरे बात में डिस्कस करेंगे। पहले ये हम लोग देख लेते हैं, ये फ्रांस की संसद ने पूरा जो है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया। 780 और 72 के वोट पड़े हैं, मतलब 780 वोट पड़े हैं इस गर्भपात के पक्ष में और 72 वोट गर्भपात के विपक्ष में पड़े हैं। ठीक है, ये चीज देखते हैं। और इसके पहले हम लोग देखते हैं नैतिक विषय, धार्मिक विषय और कानूनी विषय। 1975 में गर्भपात को कानूनी अधिकार दिया गया था फ्रांस में ही, लेकिन 4 मार्च 2024 को इसको संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो गर्भपात की प्रक्रिया है, गर्भपात का विषय है, गर्भपात के संबंध में कानून है। कोई भी कानून बनाया जाता है दोस्तों, वो निरपेक्ष नहीं होता पूरे विश्व में, मतलब वो समाज सापेक्ष होता है। हर समाज में किसी भी घटना को लेकर के या किसी भी विषय को लेकर के नियम कानून अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से गर्भपात के संबंध में भी है, और नियम कानून उस समाज की सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से, वहां की संस्कृति, वहां के धर्म के आधार पर नियम कानून बनाए जाते हैं। जो देश ज्यादा विकसित होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा विकसित हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इंडिविजुअलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा होता है, मतलब व्यक्ति का व्यक्तिवादिता बहुत ज्यादा होती है। वहां पर वो सिर्फ सोचता है, वो अपनी खुशी के बारे में सोचता है, समाज की खुशी के बारे में नहीं सोचता है। तो इस सब आधार पर भी कानून बनाए जाते हैं। जो देश एकदम पिछड़े होते हैं, जहां पर धर्म की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है, वो एकदम से गर्भपात को एकदम प्रतिबंधित करते हैं। जैसे हम लोग कुछ देश दे सकते हैं, मारिटानिया हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है, इजिप्ट हो जाता है, सेनेगल हो जाता है। दोस्तों सेनेगल में दोस्तों गर्भपात कराने के संबंध में बहुत कड़ा कानून है। ये सब चीजें हम देख सकते हैं। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो ना तो विकसित है ना तो अति पिछड़े हैं, वो विकासशील हैं। विकासशील देशों में अलग तरीके से कानून हम लोग लगभग देखते हैं, उसमें भारत भी आ जाता है। भारत में कुछ स्थितियों में प्रतिबंध लगाया गया है कि अब नहीं, गर्भपात नहीं कराया जा सकता है, और कुछ स्थितियों में गर्भपात कराने की इजाजत दी गई है। ठीक है, तो ये
हम लोग देखते हैं, कुछ नैतिक आधार पर भी देखते हैं, कुछ धार्मिक आधार पर भी देखते हैं। धार्मिक आधार पर हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जैसे ये देखते हैं ना कि धर्म के आधार पर बताया गया है कि बच्चे भगवान की देन है। अब बच्चे भगवान की देन है, धार्मिक आधार पर मान लिया, मतलब बच्चे भगवान का उपहार हैं। अब भगवान का दिया हुआ उपहार हम लोग उसको उसकी जीवन लीला समाप्त कैसे कर सकते हैं? तो धर्म के आधार पर गर्भपात को जो है प्रतिबंधित किया गया है। नैतिक दृष्टिकोण से भी गर्भपात को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि किसी के भी जीवन को समाप्त करना मानवता के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और कानूनी विचारधारा के आधार पर भी कानून बनाया जाता है, नैतिक और धर्म को मिला करके बनाया जाता है। और कानून में भी नैतिक आधार पर बनाया जाता है। जैसे यदि किसी महिला की जान खतरे में है तो उस समय जो है गर्भपात कराया जा सकता है। तो ये अनेक तरीके के प्रावधान हैं जिसके कारण जो है गर्भपात के संबंध में नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये सारे विषय हो जाते हैं। और एफिल टावर पर माई बॉडी माई चॉइस के आधार पर जो है फ्रांस में ये कानून पास किया गया और एफिल टावर पर पूरा जश्न मनाया गया कि मेरी बॉडी मेरा अधिकार। मतलब एक महिला का शरीर है, वो अपने शरीर को जिस रूप में चाहे उस रूप में प्रयोग कर सकती है। मतलब क्या यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, क्या हमारी बॉडी पर इतना अधिकार दिया जाना चाहिए कि किसी की जीवन लीला को समाप्त भी किया जा सकता है? क्या हमारी बॉडी पर इतना अधिकार होना चाहिए कि हम किसी भी बच्चे को, अगर बच्चा पेट में पल रहा है, हम उसको मार सकते हैं? मतलब हमारी बॉडी, हमारा जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन क्या उस बच्चे के जीवन जीने का अधिकार नहीं है जो अभी इस धरती पर आया भी नहीं है कि नहीं? क्या उसके कुछ अधिकार नहीं है? वो सभी हैं फीके। जयशंकर प्रसाद की कहानी में कहा गया है कि ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला धरती पर, क्या उनके कुछ अधिकार नहीं है? ये सभी हैं फीके। तो अचला धरती पर तो वो अभी प्राणी आया भी नहीं, अभी तो पेट में ही है। क्या उसके कुछ अधिकार नहीं है? क्या उसका जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या जिस तरीके से हमको दर्द की अनुभूति होती है, क्या दवा खिलाने के बाद जब उसकी जान जाएगी, उसके सांसें अटकेंगी, क्या उसको दर्द की अनुभूति नहीं होगी? क्या हमारी बॉडी पर इतना हमको अधिकार मिल जाना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लापरवाही के दौरान अगर पेट में बच्चा पल रहा हो तो क्या सिर्फ अपनी लापरवाही की सजा हम जो है उस बच्चे को दें? तो क्या ये कहां तक उचित है दोस्तों, है कि नहीं? इस सब के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन ये देख लेते हैं, फ्रांसीसी संविधान में अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है और उस संशोधन के आधार पर कानून में उन शर्तों का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा महिलाओं को गर्भपात का सहारा लेने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। मतलब कुछ स्थितियों में, जैसे फ्रांस ने महिलाओं को स्वेच्छा से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर गर्भपात के अधिकारों के हनन के बारे में चिंताओं की प्रतिक्रिया में लाया गया ये कानून जो है वैश्विक स्तर पर गर्भपात के संबंध में महिलाओं के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, महिलाओं के द्वारा सभाएं की जा रही थी और इस संबंध में एक कानून लाया गया था। और इसके पहले हम लोग देखते हैं 2022 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रो वी वेड मामले में गर्भपात को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था गर्भपात को। किसने? अमेरिका ने दोस्तों। इसके पहले गर्भपात को वहां पर इजाजत थी, लेकिन रो वी वेड मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। और उसी के संदर्भ में फ्रांस ने 4 मार्च 2024 को कानूनी रूप से संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया फ्रांस की महिलाओं को। और किन किन आधारों पर फ्रांस की महिलाओं को कानूनी अधिकार मिला है? कुछ समर्थक लोग कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। मतलब माई बॉडी माई चॉइस के आधार पर जो है उनको किसी भी बच्चे को मारने का अधिकार दे दिया गया है। ये चीज हम लोग देख सकते हैं। कहा गया है मौलिक प्रजनन अधिकार को संरक्षित करने के लिए, मतलब कोई भी महिला का अधिकार है वो प्रजनन अधिकार है, तो प्रजनन अधिकार को संरक्षित करने के लिए उसको जो है बच्चे को मारने का अधिकार दे दिया गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। किसी भी महिला को अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए या विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए और इस संदर्भ में जो है वहां की महिलाओं को गर्भपात कराने की इजाजत दी गई है। वे अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए फ्रांस की महिलाओं को गर्भपात कराने की इजाजत दी गई है। अब दोस्तों, अवांछित गर्भधारण हम लोग समझते हैं, अवांछित का मतलब जो चाह ना हो, मतलब जब गर्भधारण की इच्छा ना हो, अगर तब गर्भधारण हो जाता है तो वहां पर जो है अवांछित गर्भधारण कहा जाता है और उस संबंध में जो है गर्भपात कराने की इजाजत दी जा सकती है। अवांछित गर्भधारण हो सकता है कुछ कंडीशंस में, जैसे किसी महिला का या किसी नाबालिग बच्ची का रेप हो जाता है। रेप होने के संदर्भ में उसके पेट में जो है अवांछित गर्भधारण हो सकता है, तो उस संबंध में जो है गर्भपात कराने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये नैतिक भी माना जा सकता है और कानूनी रूप से, कानूनी दृष्टिकोण से सही भी माना जा सकता है।
अवांछित गर्भधारण का दूसरा तरीका क्या है? यदि कोई महिला शारीरिक संबंध बना रही है, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कुछ आवश्यक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रही है जो गर्भधारण को रोकता हो, तो उस संबंध में अगर वो अपने शरीर को एंजॉय करने के लिए, अपने शारीरिक संबंध को एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसे उपकरण का प्रयोग नहीं कर रही है जिससे गर्भधारण रुक सके, और ऐसे संबंध में यदि उसको गर्भधारण हो जाता है, तो क्या बच्चे को मारने का अधिकार है? वो अपने लिए एंजॉयमेंट कर रही है, वो अपने सुख की अनुभूति कर रही है, उस सुख की अनुभूति के कारण कोई महिला यदि गर्भधारण करती है तो क्या उसकी सजा बच्चे को मिलनी चाहिए? तीसरा कारण है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर कुछ दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है तो भी गर्भधारण हो जाता है। यहां पर यदि महिला की कुछ लापरवाही होती है तो उसकी सजा बच्चे को दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या महिलाएं इतना स्वतंत्र हैं? क्या महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए माई बॉडी माई चॉइस के आधार पर कि वो किसी बच्चे की जान ले सकती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अजागरूकता के लिए? क्या किसी की जान लेना जायज है? तो दोस्तों ये सारे विषय आ जाते हैं इसके विपक्ष में। अवांछित गर्भधारण के ये तरीके हैं, जहां पर पहला तरीका दोस्तों उचित लगता है, जब कोई महिला या किसी बच्ची का रेप हो जाता है, उस संदर्भ में यदि गर्भपात कराया जाता है, तो ये इस दृष्टिकोण से ये नैतिक रूप से, कानूनन रूप से भी सही लगता है। लेकिन अन्य जो दो तरीके हैं उस संबंध में गर्भपात कराने की इजाजत तो शायद नहीं दी जानी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर बताइएगा। यह है अवांछित गर्भधारण। और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी गर्भपात कराया जा सकता है। अब महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली है और उस संबंध में डॉक्टर के द्वारा यह सलाह दी जाती है, इसमें बच्चे को या महिला में से किसी को भी जान का खतरा हो सकता है, तो उस संबंध में महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाता है। और गर्भपात तब कराया जा सकता है जैसे मान लेते हैं कुछ कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म लेने के बाद या बच्चा गर्भ में पल रहे बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चा मानसिक दृष्टिकोण से बहुत विकृत है, तो उस संबंध में गर्भपात कराया जा सकता है। या बच्चा शारीरिक रूप से एकदम विकलांग है, एकदम दिव्यांग है, मतलब उसके शरीर के अंग ढंग से विकसित नहीं हुए, इस धरती पर आने के बाद उसका सर्वाइवल रेट 0% होगा, मतलब 1% से भी कम होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, तो भी इस संबंध में गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है कुछ निर्धारित मानदंड के अनुसार। तो ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं गर्भपात महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, तो गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, प्रजनन स्वायत्तता का समर्थन करने के लिए भी गर्भपात कराने की इजाजत दी जाती है, जो इसके समर्थक लोग कहते हैं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच के महत्व पर जोर देते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं के लिए, जैसे कई देशों में या कई समाज में गर्भपात को इजाजत नहीं दी जाती है। मतलब अगर कोई महिला गलती से गर्भधारण कर लेती है, या कभी कभी विवाहेतर संबंध आ जाते हैं, या कभी कभी नाबालिग संबंध आ जाते हैं, जहां पर महिलाओं को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी जाती है और उस संबंध में उसको और उस स्थिति में उसको गर्भधारण हो जाता है, तो समाज इसको लेकर के बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकता है। तो और इस संबंध में महिलाओं के लिए समाज में सर्वाइवल के लिए गर्भपात कराना भी आवश्यक हो जाता है कि नहीं? और उस संबंध में क्या है, महिलाएं फिर क्या होती हैं, बच्चियां क्या होती हैं, गलत तरीकों से दवाओं का उपयोग करती हैं। कहीं कोई किसी डॉक्टर की परामर्श पर नहीं दवाओं का प्रयोग करती हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार तो मिला नहीं है। कहीं जाकर के किसी हम लोग नीम हकीम खतरे जान वाली दवा खा लेते हैं, है कि नहीं? या किसी दोस्त ने सजेस्ट किया, किसी और ने सजेस्ट किया, वो दवा जाकर के खा लेती हैं, तो उस संबंध में महिलाओं की जान का भी खतरा बना रहता है। तो इस संबंध में सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए अगर गर्भपात की इजाजत दी जाती है, तो वो महिला जाकर के कानूनी रूप से डॉक्टर से मिलेंगी, डॉक्टर के पास जाएंगी, आराम से जो है कानूनी तरीकों से उसका कानूनन प्रयोग करके गर्भपात को करा सकती हैं। तो इस संबंध में महिलाओं की जान की सुरक्षा हो सकती है। तो इस संबंध में भी समर्थक लोग कहते हैं कि कानूनन अधिकार दिया जाना चाहिए। ये इसका समर्थन वाला पक्ष था। और जो इसको विरोध में कहते हैं कि नहीं, गर्भपात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, इनको जीवन का समर्थक माना जाता है और कहते हैं कि गर्भपात नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि जीवन का प्रारंभ गर्भधारण से होता है और गर्भावस्था को समाप्त करना किसी के जीवन लेने के बराबर होता है। ये इसके विरोध स्वरूप में लोग कहते हैं कि एबॉर्शन बिल्कुल भी बैन होना चाहिए, एबॉर्शन नहीं कराया जाना चाहिए। इस प्रकार अजन्मे भ्रूण के अधिकारों का उल्लंघन होता है। मतलब जिस प्रकार से हमारे अधिकार, उसी प्रकार से जो अजन्मा भ्रूण है उसके भी अधिकार होते हैं।
तो उसके भी अधिकारों की संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते थे भारत में गर्भपात के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है। दोस्तों 1960 का दशक जो था उसके पहले गर्भपात को प्रतिबंधित किया गया था। आईपीसी की धारा 312 के तहत गर्भपात कराने पर कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता था, परंतु उसके बाद शांतिलाल शाह समिति की स्थापना होती है। 1960 के दशक के बाद गर्भपात के नियमों की आवश्यकता बनती है और गर्भपात के संबंध में नियम बनाए जाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर एमटीपी एक्ट आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बनाया जाता है और इस संबंध में सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति दी जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके और मातृ मृत्यु दर में कमी आ सके। ठीक है, इस संबंध में एमटीपी एक्ट 1971 आता है और फिर एमटीपी एक्ट 2021 आता है, मतलब एमटीपी में संशोधन किया जाता है 2021 में, और इन दोनों संशोधनों को, इन दोनों कानून को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। एमटीपी एक्ट में ये गर्भपात केवल मैरिड जो विवाहित महिलाएं होती थी, गर्भपात की इजाजत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दी गई थी, लेकिन 2021 के संशोधन में अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। 1971 के कानून में केवल 20 सप्ताह तक के भ्रूण को ही गर्भपात कराने की इजाजत थी, लेकिन 2021 में संशोधन कर दिया गया 24 सप्ताह तक जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं, जिन बच्चियों का रेप हो जाता है, जिन महिलाओं का रेप हो जाता है, अगर उसके कारण गर्भधारण होता है तो 24 सप्ताह तक जो है गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। और बियॉन्ड 24 वीक्स मतलब 24 सप्ताह के बाद भी कुछ स्थितियों में गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, जैसे एबनॉर्मलिटीज में, फिटल एबनॉर्मलिटीज मतलब जैसे भ्रूण की विकृति हो गई, मतलब बच्चा शारीरिक रूप से एकदम अपंग हो गया या मानसिक रूप से एकदम अपंग हो गया, जिसके कारण उसका धरती पर आने के बाद सर्वाइवल 0% होगा, तो इस संबंध में गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। और कहा गया है कि 1971 के कानून में एक डॉक्टर की सहमति पर 12 सप्ताह तक की भ्रूण का समापन किया जा सकता है, लेकिन 2021 के संशोधन में इसको 12 से बढ़ा करके 20 सप्ताह कर दिया गया था। ठीक है, और जो 1971 का संशोधन था, अगर 20 सप्ताह का भ्रूण हो जाता है तो 2 डॉक्टर का पैनल की आवश्यकता पड़ती थी। और यहां पर कहा गया 2021 के संशोधन में अगर बच्चा भ्रूण 20 से 24 सप्ताह का हो जाता है तो 2 डॉक्टर के पैनल की आवश्यकता पड़ती है, और अगर 24 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है तो एक मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2021 के संशोधन में यह बात कही गई थी। 1971 में 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था और 2021 के संशोधन में 1 साल का प्रावधान या जुर्माना या दोनों दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमको 1971 और 2021 के संशोधन पता होना चाहिए। मुख्यतः 2021 का संशोधन हमको पता ही होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, और नॉर्मल जानकारी के। ठीक है, तो ये देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को गर्भपात के लिए एक आधार के रूप में मान्यता दी। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई, मतलब अगर किसी महिला की शादी हो जाती है, परंतु वैवाहिक बलात्कार एक नया विचार विमर्श का विषय है। अगर वैवाहिक बलात्कार के दौरान गर्भधारण होता है तो उस संबंध में गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। और दोस्तों इस तरीके से भारत का संविधान जो अनुच्छेद 21 है, 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, और मेनका गांधी केस में 1978 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे की भी गरिमा है। ठीक है, तो इस संबंध में उसकी भी गरिमा है, तो उसके भी अधिकारों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। और न्यायमूर्ति पुट्टा स्वामी सेवानिवृत्ति बनाम भारत संघ मामला 2007 आया था, उसमें अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत प्रजनन के विकल्प को चुनने का अधिकार महिलाओं को संवैधानिक मान्यता के आधार पर, संवैधानिक अधिकार के आधार पर मान्यता उसको प्रदान कर दी गई थी, तो ये भी ध्यान देना है। और इस संबंध में गर्भपात से जुड़ी चिंताएं क्या हैं, हम लोग ये भी देख लेते हैं। असुरक्षित गर्भपात के मामले काफी होते हैं, और इस संबंध में क्या क्या चिंताएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष दोस्तों ये एक रिपोर्ट जारी करती है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, और 2022 के अनुसार दोस्तों असुरक्षित गर्भपात के मामले में भारत में मातृ मृत्यु जो है तीसरा सबसे प्रमुख कारण है, मतलब जो माताओं की मृत्यु हो जाती है वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है असुरक्षित गर्भपात। तो इस कारण जो है कानूनी मान्यता भी दी जानी चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन असुरक्षित गर्भपात के मामले में भारत में लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु होती है प्रतिदिन दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों जो है गर्भपात की इजाजत दी जानी चाहिए, बता रहे हैं।
विवाहेतर और गरीब परिवार की महिलाओं के पास अवांछित गर्भधारण को समाप्त करने के लिए असुरक्षित तथा अवैध तरीकों का उपयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। ये ऊपर भी बता चुके हैं। मान लीजिए कोई विवाहेतर महिला है, विवाह के इतर गर्भधारण हो जाता है, या कोई गरीब परिवार की महिला है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती है मेडिकल कंडीशंस, तो दोस्तों वो असुरक्षित गर्भपात के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है, इसलिए गर्भपात को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए, ये इसका है। और इसके पीछे एक कारण और दिया जाता है कि मतलब पुरुष संतान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए गर्भपात के मामले बढ़ते जाते हैं। मतलब लोगों को कन्या नहीं चाहिए, इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी बढ़ते जाते हैं। वो पुरुष सत्तात्मक सत्ता की मानसिकता है एक, कि उनको लड़का ही चाहिए, लड़का ही सारी चीजें कर सकता है, इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या या हम लोग देखते हैं अबॉर्शन के केस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ग्रामीण भारत में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है। जैसे भारत ग्रामीण देश है, ग्रामीण प्रधान देश है, तो ग्रामीण प्रधान देश में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी असुरक्षित गर्भपात के मामले देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आगे की राह क्या है। आगे की राह यही है दोस्तों कि इस गर्भपात के मामले को ना तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ना ही इसको पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए। अर्थात कुल मामले में हमको जो है कुछ विशिष्ट दशाओं में हमको इसको विनियमित किया जाना चाहिए। मान ले तो वो विशिष्ट दशाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, रेप सर्वाइवल का हो सकता है, या महिला और बच्चे में किसी के जान को खतरा हो, तो उस संबंध में हम लोग गर्भपात की इजाजत दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के ना तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से गर्भपात को इजाजत दी जानी चाहिए। मतलब विशिष्ट कंडीशन के आधार पर हमें इसको विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? गर्भपात को इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं इजाजत दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों गर्भपात के संबंध में ये नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।